मैं हूं कुंदन जम्यार। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और आज शाम 6 बजे चौथे चरण का चुनाव प्रचार भी थम गया। 23 फरवरी को यूपी के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राजधानी लखनऊ की 9 सीटें भी शामिल हैं, जिसे लेकर घमासान जारी है। चौथे चरण में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली रायबरेली की सीट पर भी वोटिंग होनी है, जिसके चलते यह चुनावी लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। सत्ताधारी पार्टियां जहां विपक्षियों पर हमलावर है, तो विपक्ष उनको आड़े हाथों लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अभी तक 172 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसमें वाकई कौन मजबूत है, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं और नए नए आरोप भी मढ़े जा रहे हैं। इस पर तमाम विपक्षी दलों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। पीलीभीत की लड़ाई को भी समझिए। ये चारों उम्मीदवार हैं। रायबरेली में टक्कर बेहद दिलचस्प है। आदित्य सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। हरदोई की जंग भी कुछ इस तरीके से होगी। 23 तारीख को चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और लखनऊ की 9 सीटों पर भी इस चरण में वोटिंग होगी, इसलिए रोड शो और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। तो आज 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर चौथे चरण के लिए थम गया है और 3 चरणों की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। 3 चरणों में दावा कर रही है समाजवादी पार्टी कि उसकी जीत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ने जो 2017 में कामयाबी हासिल की थी इन 3 फेज में 172 सीटों पर, वो कामयाबी इस बार भी देखने को मिलेगी। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। साइकिलों को तो पंक्चर ही करके रहेंगे, उनको ये डाला उसमें गेस्ट लिस्ट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की 175 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और अब बारी चौथे चरण में 9 जिलों की है, जहां 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। चौथे फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीट शामिल है, जिसके चलते ये रण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। वहीं अवध इलाके के पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो पता चलता है कि यहाँ के चुनाव में हवा का रुख काफी असर करता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। अवध क्षेत्र के 2017 के नतीजे 60 सीटों में 51 सीटें बीजेपी ने जीती। अपना दल एस को मिली 1 सीट, समाजवादी पार्टी के हाथ थी 4 सीट, कांग्रेस को 2, बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली। यूपी में इस बार सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए सभी सियासी दलों ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। अब जो चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है, उनमें उन छोटे दलों की अग्नि परीक्षा होनी है। ये अलग बात है कि चुनाव प्रचार की कमान सभी सियासी दलों के बड़े चेहरों ने संभाल रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां अपनी सत्ता बचाने के लिए हर दांव आजमा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी की आस में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वैसे कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो मिशन 2022 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंक्चर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। ये तो पहले से ही माता बहनों ने तय कर लिया है। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, बहुत नाम बदल रहे थे, जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया।
जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। पिछले चुनाव में कमल का फूल विरोधियों पर भारी पड़ा था, लेकिन बीते 5 साल में कई ऐसे मुद्दे आए जिनकी वजह से इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। चौथे चरण में गांधी परिवार के मजबूत गढ़ रायबरेली की सीटों पर मतदान होना है, लिहाजा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी भी अब सक्रिय हो गई। यह चुनाव आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि आपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने आपके बीच अलगाव पैदा करने के अलावा कुछ काम नहीं किया, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। यूपी में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राज्य की लड़ाई और दिलचस्प होती जा रही है। सभी राजनीतिक दल किसी भी तरह अपने मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। हालांकि इस रण में जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चौथे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन राजनीतिक दलों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव प्रचार थमने के दिन यानी कि आज 6 बजे तक ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता करते रहे, लेकिन क्या इसका वाकई कोई असर होगा? बातचीत करने के लिए अरविंद जयतिलक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, सत्येंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, सृष्टि कश्यप प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, अश्विनी शाही नेता बीजेपी के मौजूद हैं। शाही साहब, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, और आज तो अमित शाह ने 5 जगहों पर रैली की, योगी आदित्यनाथ ने 3 जिलों में रैली की, ये ताबड़तोड़ रैलियां जो है और ये बताने की कोशिश है कि साइकिल बम जो बताने की कोशिश है, इससे फायदा मिलेगा क्या? कुंदन जी, देखिए, चुनाव में रैलियां की जाती हैं और रैलियों में हमारे बड़े नेताओं ने लगभग सभी मुद्दों को छुआ है। 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भाषण होता है उसमें विकास से लेकर और पिछली सरकारों के द्वारा जो कुकृत्य किए गए हैं उन कुकृत्यों को वहां की जनता को अवगत कराना जरूरी होता है। उसी कुकृत्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो साइकिल की बात की है, तो मैं तो कहता हूं आज आपके मंच से कि हमारे साथ सत्येंद्र यादव जी बैठे हैं, ये खुला कह दें कि हमारा उन आतंकवादियों से कोई सरोकार नहीं है। हमने चिट्ठी नहीं लिखी कि उन आतंकवादियों के ऊपर से केस वापस लिया जाए, तो हम लोग कहां क्यों कहेंगे? ऐसा नहीं है कि खामखा हम किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर रामपुर कांड में सीआरपीएफ पर जो हमला हुआ उसमें 7 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, उन आतंकियों को फांसी भी हुई अदालत के द्वारा और उनको छोड़ने की चिट्ठी लिखी गई थी कि नहीं लिखी गई थी, जिसको अदालत ने इनको फटकार लगाई कि क्या आप पद्म विभूषण देंगे, उसको ये लोग इनकार कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं सुनने के लिए। ये जो साइकिल बम जो वहां पर जो बम कांड के आरोपी थे, उनके पिता इनके पदाधिकारी नहीं है, ये लोग कह दें, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री आवास में उनको मिठाई नहीं खिलाई गई, वो आए नहीं, तो हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम नाम लेना बंद कर देंगे। ये इधर कांग्रेस की अध्यक्षा कुछ और कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो भाजपा की चल रही अलगाववाद की बात करती है, और उनकी पुत्री जो महासचिव हैं वो ये कह रही हैं, इस समय 2 बयान उनके सामने आ रहे हैं कि आतंकवाद क्या छोटी चीज है, ये फालतू चीज है। अब समझ में आ रहा है कि फालतू चीज इनको क्यों लग रहा है, क्योंकि वही आजमगढ़ का जो आतंकी था
बाटला हाउस कांड में बंद हुआ था, बाद में पूछताछ में उसमें अहमदाबाद के बम ब्लास्ट की चीज कबूली, और उसी बाटला हाउस कांड पर यही सोनिया जी आंसू बहा रही थी। ठीक है, अब समझ में आया कि इनको फालतू चीजें क्यों लगती हैं कुंदन जी। तो ये मसला अगर हमको जरूरी है देश के लिए, देश हित में, तो हमको उठाना पड़ेगा और केजरीवाल की तरह जांच भी बिठाना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन इन लोगों को मना करने दीजिए ना, आप कहिए कि ठीक है। सत्येंद्र यादव जी जवाब दीजिए। और उत्तर प्रदेश को इस तरह की बातें सुनने में कोई रुचि नहीं है। टीवी पर सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने जिस तरह से रोते गिड़गिड़ाते हैं, इसलिए टीवी पर चलता है। प्रधानमंत्री जी हैं, ये भूल जा रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी है देश के, कोई बता दे पीछे से कि आपको ये नहीं बोलना है, क्या नहीं, सत्येंद्र यादव साहब, अश्विनी शाही ने जो सवाल पूछा उसका जवाब देंगे क्या? क्योंकि इसी मसले पर चुनाव प्रचार भी हो रहा है। जो अश्विनी शाही कह रहे हैं उसी मसले पर चुनाव प्रचार हो रहा है, साइकिल को घेरा जा रहा है, समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। तो बेहतर होगा दर्शकों के लिए भी कि आप उस पर स्पष्टीकरण दे दें। मेरी बात सुने, उत्तर प्रदेश में किसानों को गाय और सांड में उलझा दिया गया है। युवा रोजगार मांगते तो खालिस्तानी बता देते हैं। महंगाई और राष्ट्रवाद को दोनों को ऐसे एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। इस बात को समझना होगा कि राष्ट्रवाद को महंगाई के सामने खड़ा करना एक साजिश है भाजपा की। लोगों के दिमाग में टूटा जा रहा है। ये भावनाओं का देश है। अगर आपको कोई आपके बेटे की कसम खिला देगा तो डेफिनेटली आपको काम नहीं करेंगे। इस भावनाओं के देश में लोगों की भावनाओं के साथ बाकायदा जालसाजी हो रही है, फरेबी हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है। वोट के लिए, सत्ता के लिए जो विपक्ष मजबूत भूमिका में उभर के आया है, सरकार बनाने जा रहा है, उसको आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। अरे कौन सी बात करते हैं? सरकार भी क्या साड़ी पहन ली है, क्या चूड़ियां पहन ली है, क्या केंद्र की? नहीं सत्येंद्र यादव साहब, लोग ये भी तो तय करेंगे ना। नहीं सत्येंद्र यादव साहब, लोग ये भी तो तय करेंगे ना, जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं उन्हें अगर कोई पार्टी कोई सरकार छुड़ाने के लिए सिफारिश करती है और किसी आतंकवादी का पिता, ठीक है वो अलग मसला हो सकता है, किसी आतंकवादी का पिता अगर किसी पार्टी में है तो विपक्ष के नाते सरकार में रहते हुए बीजेपी जो है सवाल तो पूछेगी। और ये जेन्युइन से सवाल है, अगर आप सरकार में आएंगे फिर वही चीजें होंगी तो संशय तो बना रहेगा ना। तो जनता भी चाहती है इस पर स्पष्टीकरण आए समाजवादी पार्टी का। ये पिक्चर पोर्ट्रेट किया जा रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री रोज एक नया कैरेक्टर लेके आते हैं लोग देश के सामने, इसी तरह से भाजपा सिर्फ एक कैरेक्टर पोर्ट्रेट कर रही है। ये 7वें चरण के 5 बजे शाम को ये कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और बीजेपी इसको ठंडे रास्ते में डाल लेगी। इस लोगों की भावनाओं के साथ खंडन कर दीजिए ना कि नहीं है, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इस देश में गंगा में तैरती हुई लाशें देखी ठीक है लोगों ने अपने। ठीक है, आप जवाब नहीं देंगे सत्येंद्र यादव साहब, आप जवाब नहीं देना चाहते। सृष्टि कश्यप, क्या वाकई आतंकवाद जो है कोई ऐसा मसला नहीं है इस चुनाव में और नहीं होना चाहिए जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा? प्रियंका गांधी की क्लिप चलाइए, पहले उन्होंने बोला क्या है? अगर प्रियंका गांधी पे डिस्कस करना है तो प्रियंका गांधी के पहले वो क्लिप चलाई कि उन्होंने वर्ड बाय वर्ड बोला क्या है। अश्विनी शाही यहाँ कुछ भी बोल देंगे, मैं उस बात पर टिप्पणी नहीं करूंगी। क्या कहा उन्होंने? मैं अश्विनी शाही इनका जो मन करे वो बोल सकते हैं। अगर आपको प्रियंका गांधी पे डिबेट करिए तो पहले उनकी क्लिप रन करिए, दिखाइए कि उन्होंने बोला क्या है, फिर उस पर डिस्कशन होगा। अगर आज यहाँ साइकिल पे आतंकवाद पे चर्चा हो रही है तो ये अपने कांधार को क्यों भूल जा रहे हैं? पठानकोट क्यों भूल जा रहे हैं? पाकिस्तान से ISI को बुला के लाए थे जांच कराने, क्यों भूल जा रहे हैं? जयशंकर ने कहा है 45 ईयर्स में ऐसा हाल नहीं हुआ तो सेना के साथ हमारे चीन के साथ संबंध बेहद खराब है, क्यों भूल जा रहे हैं? PDP के साथ किसने गठबंधन किया था सरकार में सत्ता बनाने के लिए, क्यों भूल जा रहे हैं? तो ये सारी चीजें ना बोलिए। अश्विनी शाही भी, अभी चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चले जा रहे हैं आप आतंकवाद के मुद्दों पे, अच्छी बात है। राष्ट्रवाद की इतनी चिंता है आपको, चिंता होगी चाइना के मुद्दे पे भी बोलते हैं। शांत रहिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, सुन लीजिए 2 मिनट। ये क्यों डिस्कशन किया जा रहा है यहाँ पे, क्यों इस बात को मुद्दे को उठाया जा रहा है? क्योंकि अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इनको गुजरात याद आ रहा है, इनको गुजरात के दंगे याद आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी गुजरात इस तरीके की तस्वीरें ट्वीट करती है जिसको बाद में ट्विटर को हटाना पड़ता है, इसलिए इन्हें गुजरात याद आ रहा है, इसलिए इन्हें गुजरात के दंगे याद आ रहे हैं, इन्हें गुजरात का बॉम्ब ब्लास्ट याद आ रहा है। साध्वी प्रज्ञा नहीं याद आ रही, उनका स्कूटर नहीं याद आ रहा है इन्हें, उन्हें तो बना के भेज दिया महामंत्री। ठीक है, आज अगर लोकतंत्र में एक सत्तारूढ़ पार्टी इस तरीके की तस्वीरें अगर पोस्ट करती है हमारी कम्युनिटी के लिए,
तो उसको आप क्या समझेंगे कि ट्विटर को भी एक्शन लेना पड़ता है आपके ऊपर? ये आप कर रहे हैं, 80-20 की बात आप कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद आज आप यहाँ कर देंगे कि अरे वहां तो साइकिल बम था, उत्तर प्रदेश के वो थे। किसने रोका था आपको उन पे एक्शन लेने से? चीफ मिनिस्टर आप थे ना, किसने रोका था? नहीं अरविंद जी मुझे ये बताइए कि क्या विपक्ष तो मुद्दों पे करिए उत्तर प्रदेश की। नहीं ठीक है अरविंद जी, मुझे ये समझाइए और दर्शकों को भी समझाइए, न्यूज इंडिया के दर्शकों को भी, कि क्या कोई एक पक्ष तय करेगा मुद्दों को, या विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, क्या आप जिन मुद्दों को उठाया जा रहा है वो इन मुद्दों से इतर हैं क्या? कुंदन जी, एक कैमरूनी कहावत है कि जो प्रश्न पूछता है उत्तर को टाल नहीं सकता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। जब आप एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाएंगे, जब आप विरासत और सियासत की बात करेंगे, जब आप यह कहेंगे कि आतंकवादियों का जो है संबंध जिन लोगों के साथ था उनके गार्जियन जो है समाजवादी पार्टी से मिलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से अजय मिश्रा और टेनी के भी सवाल आएंगे, और स्वाभाविक रूप से मणिशंकर का भी वो आएगा बयान जब वो कहते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान के लोग भी हमारी मदद करें। तो ये सामान्य सी बातें हैं, और यह कहीं ना कहीं जो है जनमानस में इसको लेकर के काफी विमर्श होता रहता है। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या यह सारी चीजें जो है आतंकवाद के इर्द गिर्द ही जो चुनाव जो है लड़ा जाएगा, या और सारे मसले हैं जो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं? तो बहस इस पर भी होनी चाहिए। अब देखिए हम आते हैं थोड़ा मूलभूत सवालों पर, कि जिन 9 जिलों के जो है 59 सीटों पर चुनाव हो रहा है, ये अवध संस्कृति का क्षेत्र है, यहाँ तहजीब का इलाका है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो अर्ध सामंती क्षेत्र है, चाहे वो सीतापुर हो, पीलीभीत हो, रायबरेली हो, उन्नाव हो, हरदोई हो, और यहाँ मिली जुली संस्कृति जो है भरपूर है। मुसलमान भी 18% है, दलित भी 4-5 जिलों में, तो जैसे हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, 30% के आसपास है। तो यहाँ जो वोट का जो स्थिति चलती है, जो जिन मुद्दों के ऊपर जो है आसपास जो है वोट किया जाता है, वो कई चीजों को लेकर के, उसमें गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, संस्कृति का भी एक बड़ा हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के इन मुद्दों के आसपास भी जो है मुझे लगता है कि जनमानस जो है कहीं ना कहीं वोट करेगा। अगर हम राजनीतिक आंकड़ों पर आ जाएं तो आपने बताया भी कि किस तरह से जो है यहाँ पे 50-51 सीटें भाजपा ले गई है, उसको तकरीबन 41% वोट मिला है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आंकड़ा देख रहा था कुंदन जी, तो यहाँ तकरीबन जो है 32 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है 25 से 30 हजार के बीच में चुनाव जीती है। अदिति सिंह तो 80 हजार से अधिक से चुनाव जीती थी, आज भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं। महत्वपूर्ण बात कि 14 सुरक्षित सीटें यहाँ पर हैं, और ये 14 सुरक्षित सीटों में तकरीबन 10 जो है सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही, 2 समाजवादी पार्टी और तकरीबन जो है 2 बहुजन समाज पार्टी। तो सवाल उठता है कि जो 30% आबादी जो है दलितों की है, या जो है किस नजरिए से जो है मौजूदा राजनीति को देखता है? क्या वह जो 2017 के आंकड़ों के हिसाब से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में जो गैर जाटो शिफ्ट हुए थे, क्या वो शिफ्ट होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से जिन लोगों तक जो है राशन? अरविंद जी एक चीज जल्दी से बता दीजिए। अरविंद जी मैं जानना चाहता हूँ एक चीज, जिस लाभार्थी वर्ग की बात बीजेपी करती है, क्या वो लाभार्थी वर्ग जो बीजेपी का वोट परसेंट है वो इंटैक्ट रख पाएगा? क्या लाभार्थी वर्ग जिसका जिक्र बीजेपी बार बार करती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो लाभार्थी चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे वो दलित हो, मुस्लिम हो, ओबीसी हो, स्वाभाविक रूप से आज की जो जनता है वो जागरूक है, कहीं ना कहीं अपने हित देखती है। एक वक्त था जब वो अपनी जातियों के छात्रकों को बड़े पदों पर मुख्यमंत्री के रूप में देख करके संतुष्ट हो जाती थी, लेकिन आज की तारीख में उसे लगता है कि आज हमारे हाथ में क्या है, हमको क्या मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर के भी जो है एक अपनी जो है वाजिब जो है लोगों की सोच है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जी अश्विनी शाही साहब, मुझे एक चीज बताइए, ठीक है ये आतंकवाद भले फिजूल की बातें किसी को लगती हो, लेकिन आतंकवाद भी महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या इस चुनाव में इतना महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद के मसले को उछाल करके बीजेपी को लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष का वोट में बिखराव आएगा? अश्विनी जी लगती है आपने जो बोला क्लैरिफिकेशन दीजिए। कुंदन जी देखिए, मैंने आपके ओपनिंग में पहले पक्ष में मैंने आतंकवाद और उसका मुद्दा बताया कि जो है, अब दूसरे मुद्दे पर हम लोग आते हैं कि जो अभी आपने छेड़ा और उसको मैं कहने ही जा रहा था, विकास का मुद्दा। जो हमारे आज 100 साल के बाद ये 100 साल के पहले ये बीमारी नहीं थी, महामारी नहीं थी। हम लोगों ने जो लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं लाभार्थियों के लिए, जो माताएं बहनें
शौच के लिए जाती थी सड़कों पर, उसका दर्द न सत्येंद्र जी जानते हैं और न हमारी बहन सृष्टि जानती है। ये हम लोग देखे हैं, हमने कौन सा हमला हो रहा है? कुंदन जी ये बीच में बोल रहे हैं। अरे सृष्टि कश्यप, सृष्टि जी आप जब बोल रहे थे अश्विनी जी ने टोका तो आपने रोक दिया उन्हें, तो प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए, आपके वक्त में कोई नहीं बोलेगा। सृष्टि जी तो धन्यवाद। तो जो मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने शौचालय दिए उन माताओं बहनों को जो जाड़ा गर्मी और बरसात एक नारकीय जीवन जीने को व्यथित थी, उनके लिए घर में शौचालय बना। जो महिलाएं एक छत्र नहीं था, हम 44 लाख मकान बनाकर दिए पूरे उत्तर प्रदेश में। हम लोगों ने ये बेहतर काम किसी ने नहीं किया था। ये महामारी के दौरान जो हम राशन की बात कर रहे हैं, जिस क्लास का हम लोग राशन दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के समय में ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वो खोला था कि ये राशन कहां बिकता था, जाकर कुशीनगर जिले में उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया था अपने भाषण में। आज जब जनधन अकाउंट खुला था तो यही कांग्रेस और यही सपा ने विरोध किया था उसका। उस जनधन के खातों के सहारे आज हम 1 रुपया अगर भेजते हैं तो 1 रुपया मिलता है। कांग्रेस के एक नेता जो हमारे प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने कहा था कि 15 पैसे मिलता है। आज चाहे ई श्रम कार्ड हो या किसान सम्मान निधि हो या कोई भी हम पैसा भेजते हैं, उसमें पूरा पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है। आज जो हम लोगों ने कार्ड बनवाया आयुष्मान भारत का, आज उसके वजह से आज 5 स्टार अस्पतालों में एक गरीब आदमी का इलाज भी होता है और वो वहां जाकर इलाज भी कराता है। लेकिन अब कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस जो है बेरोजगारी पर, उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पर जयपुर में रैली करती है और जयपुर के जो छात्र हैं जो बेरोजगार हैं वो कांग्रेस के दफ्तर में धरना देते हैं। लेकिन ये भी तो बात सच है ना कि उत्तर प्रदेश में करीब 10 से 12 लाख पद खाली हैं, जिसका जिक्र कांग्रेस करती है। कांग्रेस कहती है उसमें 8 लाख पद और ऐड ऑन करेंगे, उसकी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। तो बेरोजगारी भी तो एक अहम मसला है ना जी। मैं यहाँ कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूँ, इन्हीं के साथ में शरद पवार जी आज भी उनकी सरकार चला रहे हैं। और दिल्ली में 14 की बात मैं बता रहा हूँ, 14.5 करोड़ 80 लाख नौजवान उस समय जो पहली बार चुनाव में वोट डालने जा रहे थे, उनके बारे में शरद पवार जी ने कहा था कि राहुल गांधी की गलत नीतियों के कारण ये 14.5 करोड़ नौजवान हमसे दूर हो गए, ये रोजगार नहीं दे पाए। ये उनकी बात नहीं करेंगी। अब फिर कूद गई, अब ये देखिए अब कूद गई। अब कुंदन जी ऐसे ही अगर हो तो मैं भी फिर किसी को ना बोलने दूं। आप कहां शरद पवार पे पहुंच गए? और अरे मैं कहा, सृष्टि जी जवाब दीजिएगा। सृष्टि जी के बारे में बात ना, ये रोजगार वाले मसले में मैं सवाल लूंगा। प्रियंका गांधी के नहीं अश्विनी जी, अश्विनी जी इतने पद खाली है ना, इतने पद खाली है ना, इसे भरा जा सकता था। सरकार तो योगी जी की थी और रोजगार देने में वो पढ़ने आता, पढ़ लीजिए कितने पद खाली है, कहाँ खाली है। ठीक है सृष्टि, मैं भाई बीच में क्यों कूद रही हैं आप? 3 महीने 13 में 6% वोट बचा, अरे भैया यही बहुत है। 2% से ऊपर वोट नहीं मिलेगा आप लोगों को। 2 सीट के ऊपर जीत कर दिखा दीजिए। चैलेंज करता हूँ, 2 सीट का 3 सीट जीत कर दिखा दीजिए। बीच में कूदने की आदत हो गई है। जब कोई नहीं पूछता है, वायनाड भाग गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वायनाड भाग गए, अमेठी जीत पाए, थी हिम्मत नहीं थी, वायनाड भाग गए। अब रायबरेली भी आ रही हैं आप लोग ये झुंझलाहट है, आप लोगों की बौखलाहट बता रही है कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ये कांग्रेस यहाँ से खत्म, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म। सोनिया गांधी और उनके पुत्र यहाँ से भगा दिए गए, जनता ने उनको भगा दिया। वायनाड एक को भगा दिया, दूसरे को दिल्ली भगा दिया। सवाल पूछा, यहाँ की जनता बेरोजगारी आप दीजिए, आपने क्या किसानों का राजस्थान में कर्जा माफ किया? राहुल गांधी ने कहा था तब तक गिनती के लिए हम देते हैं, कर्जा माफ करते हैं। कर्जा माफ किया आपने? क्यों नहीं उन्हें नौकरी दे पाए? इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बोलते रहेंगे, दर्शकों को समझ में नहीं आएगी बात। सत्येंद्र यादव जी, ठीक है, आतंकवाद अगर मसला नहीं है, आतंकवाद के मसले पर बीजेपी के नेता अगर चोट ना करें, बात ना करें, तो किस मसले पर बीजेपी के नेताओं को बात करनी चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी तय करेगी कि भाई इसी मसले पर आइए और बात कीजिए? समाजवादी पार्टी तय करेगी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। समाजवादी पार्टी तो जो देवतुल्य उत्तर प्रदेश की जनता है उसके आधार पर मुद्दे तय। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साधु के भेष में, आप बताइए, लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारा बुलडोजर रिपेयर होकर तैयार है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं
अब ये और अपराधियों को साथ तुम्हारे अपराधियों के नाम पे बुलडोजर जो तैयार हो रहा है, भाजपा का एक सिटिंग एमएलए ये बाकायदा वीडियो जारी करके कह रहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा। क्या मीडिया ने एक दिन भी इस पर डिबेट उठाई? आप बताइए, क्या इस पर कभी डिबेट रखी गई? आप देखिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक काम नहीं किया। नारियल मारते हैं तो कंकड़ निकल आते हैं, सड़क इनके गड्ढे में, इनने एंटी रोमियो स्क्वाड चालू किया था, पता नहीं कौन से गड्ढे में चला गया। इनका देखिए 10-90 जो है उसकी क्या हालत करके रखी। महिला सुरक्षा की बात करते, बेटी बचाओ की बात करते, उत्तर प्रदेश को नहीं, मीडिया क्या करेगा सत्येंद्र यादव जी? और बीजेपी के नेताओं को किन मसले को उठाना चाहिए, क्या एक ही पार्टी तय करेगी? जनता को तय करने दीजिए। ठीक है, आप अपने मसले उठाइए। बीजेपी को लगता है कि राष्ट्रवाद पर, आतंकवाद के मसले पर उसे वोट मिल सकता है, बीजेपी उन मसलों को उठा रही है। हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल 4th फेज के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। 6 बजे तक चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और 59 सीटों पर जो अवध क्षेत्र में वोटिंग होगी, इसमें आखिर कौन से मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जा रहा है? क्या वाकई वो ग्राउंड जीरो के मुद्दे हैं, या फिर जिन मुद्दों का जिक्र न सरकार कर रही है न विपक्ष कर रहा है, उन मुद्दों का जिक्र वहां के स्थानीय लोग चाहते हैं? इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चौथे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होगी 23 तारीख को। शिशिर कश्यप हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। शिक्षित, रोजगार के मसले पर तो अलग से ही एक तरीके से मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया, तो इतना इंपॉर्टेंट है रोजगार का मसला। ग्राउंड जीरो पर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ, रोजगार को लेकर के एक समस्या है। तो कांग्रेस को भी लगता है कि रोजगार के मसले को उठा करके उसे इतने वोट मिल जाएंगे कि वो 6% से बढ़कर के सत्ता में आने के लिए जितने % वोट की जरूरत है उतने % वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को। सुंदर जी, हमने रोजगार की बात उठाई,
भर्ती विधान निकाला जी, हमने महिलाओं की बात उठाई, हमने शक्ति विधान निकाला, हमने उत्तर प्रदेश के किसान और आम जनता की बात उठाई, हमने उन्नति विधान निकाला। और इसमें हमने बहुत डिटेल में आपको बताया कि हम कैसे काम करेंगे। और जनता के जो मुद्दे, हमने पूरे चुनाव में सिर्फ उन्हीं की बात की, हमने पोलराइजेशन वाली कोई भी बात नहीं की है पूरे चुनाव में। तो कोई पार्टी हम पे ये आरोप नहीं लगा सकती। और जनता के ऊपर है वो किसे चुनती है, क्योंकि जनहित तो सर्वोपरि है भाई, उनका निर्णय सबसे ज्यादा ऊपर है। और जब हम जन कल्याण की बात करते हैं, ये तो बेसिक हमारे मुद्दे हो गए, बेरोजगारी, महंगाई, असुरक्षा महिलाओं की, और हमारे किसानों के ऊपर अत्याचार। जो सरकार बोलती है कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे किसानों की, आज किसानों की औसतन आय 47 रुपए प्रतिदिन है। जो किसान बोलती है कि, जो सरकार बोलती है कि हम किसानों का उत्थान करेंगे, आज उनके हत्यारे मंत्री पुत्र बेल पे बाहर है। तो सरकार बोलती है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे, उनकी 700 किसानों की शहादत पे प्रधानमंत्री कहते हैं वो मेरे लिए थोड़ी मरे थे। ये तो कुछ ऐसे किसानों की बात हो गई। युवाओं की बात करना क्यों जरूरी है, क्योंकि युवाओं के बारे में बोला गया था कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये बात इस सरकार ने कही थी। आज इनके कार्यकाल में 4 करोड़ बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, जो ये डिबेट भी सुन रहे होंगे हमारे और आपकी, कि उनके बारे में क्या चर्चा की जा रही है। जो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था, आज 4 करोड़ बेरोजगार युवा है। CMEI का डेटा है 17 से 21 के बीच में 16 लाख नौकरियां एग्जिस्टिंग थी जो गवा दी गई है। और इन्होंने भी बड़े अपने लाभार्थियों का नाम बताया। ये हेडलाइन जब आप सर्च करेंगे ना शाहिद जी, शौचालय घोटाला, शौचालय के निर्माण में हुआ घोटाला 2900 करोड़ का उत्तर प्रदेश का है सर। PM आवास योजना का घोटाला, ठीक है, इसमें CBI ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े 14,000 करोड़ का घोटाले की उजागर की बात की है। जन धन घोटाला, अश्विनी शाहिद जी, बीजेपी बिग स्कैम इन जन धन योजना, 100 करोड़ डिपॉजिटेड इन 500 अकाउंट। तो ये पढ़ेंगे जब आप थोड़ा ना, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या घोटाला हो रहा है, कौन लाभार्थी हो रहा है। क्योंकि आपके कार्यकाल में देश के 20% सबसे गरीब परिवारों की आय में 53% की कटौती हुई थी अश्विनी जी। उसी वक्त देश के 20% सबसे अमीर परिवार की आय में 39%। ठीक है, अब सुन लेते हैं, अब अश्विनी शाही को सुन लेते हैं। मैं अरविंद जैतला के पास जाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि जो आरोप लगाए हैं सृष्टि ने, शाही जी को सुनना जरूरी है। शाही जी, देखिए कुंदन जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और बहस की गरिमा को लोग भी बनाए रखते हैं। अभी जनधन घोटाला और ये घोटाला, भाई देखिए, घोटालों की तो संस्कृति रही है, कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर और गमले में गोभी उगाने की, वो तो रही है, जिसके लिए जेल भी इनके गृह मंत्री और वित्त मंत्री जा चुके हैं। गमले में गोभी उगाकर वो करोड़ों रुपए के मालिक हो गए थे, जेल भी काट कर आए। माननीय गृह मंत्री इनके देश के थे और इनके नेता ने तो अपना फैसला दे दिया था, सरकार को चुना। उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ 18, देखिए अब बीच में फिर बोल रही है, सुन लेते हैं। यही सभ्यता है कांग्रेस के लोगों की। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी अरविंद जी ने कहा कि हम लोग अवध में है, जो नजाकत और नफासत का वो है, और ये बीच में बोलकर क्या साबित करना चाहती है? नजाकत की बात सिखाएंगे। अरे मैंने आपके बीच में नहीं बोला, क्यों बोल रही है बीच में? नहीं, क्यों बीच में बोल रही है? सृष्टि का दर्द हो रहा है आपके बहुत ज्यादा। नहीं सृष्टि, हमें कम से कम डिबेट की गरिमा बनाए रखना है ना। आप कह रही थी, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए, शाही साहब सुन रहे थे। नहीं सुनिए ना, कांग्रेस को हटा के जनता ने, नहीं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ये न्यूज इंडिया का डिबेट शो है। ये न्यूज इंडिया का, सृष्टि सुनिए ना, ये न्यूज इंडिया का डिबेट शो है। इस डिबेट शो में सभी को मैं मौका देता हूं अपनी बात रखने का, तो आपने अपनी बात रखी है। अश्विनी शाही को भी बात नहीं, आपने जिन हेडलाइंस का जिक्र किया, क्या उनके सबूत आप न्यूज इंडिया पर रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। आप अपनी बात रख रहे थे, उनको अपनी बात रखने दीजिए। जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है। शाही जी को सुन लेते हैं। सृष्टि प्लीज, सृष्टि प्लीज, शाही जी को सुन लेते हैं। कैसे कैसे लोगों को आप बुला लेते हैं? सृष्टि जी प्लीज, गरिमा नहीं पता है बहस की। शाही जी कहिए, सृष्टि जी की आवाज थोड़ी कम कर दीजिए प्लीज, थोड़ी सी कम कर दीजिए। शाही जी कहिए। देखिए हंसी किसका, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या प्रदेश की प्रवक्ता हो, इस तरीके से जो है गरिमा तोड़ते हैं ये लोग, शर्म नहीं आती इन लोगों को। देखिए कुंदन जी, मैं कहना चाहूंगा, मुद्दे पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने जो भी काम किए हैं, ये उस तरीके से काम नहीं किए। राहुल गांधी जी ने किसानों के लिए, जो उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस से हम बात करेंगे कुंदन जी, तो हमको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ेगा, इसलिए कि 89 से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। अगर सत्येंद्र भाई हमसे कुछ पूछते हैं तो मैं यहीं पर जवाब दूंगा उनका, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है।
इसलिए मैं बताना चाहूंगा 1 से लेकर 10 तक गिनती गिना राहुल गांधी जी ने कि हम जैसे ही सरकार आएगी कर्जा माफ कर देंगे। क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। अलवर में धान खरीद पर गेहूं खरीद पर किस तरीके से किसान की पीट कर हत्या की गई, हनुमानगढ़ में क्या वहां पर ये लोग कुछ किए? नहीं किए। तरन तारण जो इनका देखिए फिर कूद गई तरन तारण में एक सृष्टि कश्यप, सृष्टि जब राजस्थान की भी तो बात होगी ना, कांग्रेस ने राजस्थान में क्या किया, पंजाब में क्या किया, छत्तीसगढ़ में क्या कर रही है, पूछा जाएगा ना। नहीं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो आप एक विजन दिखाएंगे ना, कांग्रेस को तो विजन दिखाना पड़ेगा ना। आप उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कैसे बात करेंगे? अश्विनी जी ने कहा ना कि आप 89 से सत्ता में नहीं है, तो आपका वर्क कल्चर तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। सत्ता में रहते हुए आपने क्या काम किए लोगों को याद नहीं है। जो तब के लोग जिंदा भी होंगे जिन्होंने आपकी सरकार देखी होगी तो वो कल्चर भूल गए होंगे। तो जिक्र तो राजस्थान का होगा ना। शाही साहब प्लीज कंक्लूड कीजिए। जी कुंदन जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा एक यहाँ देखिए जो लखीमपुर में दुखद कांड हुआ उसमें मैं उसकी निंदा करता हूँ। अदालत में मामला है, उनको फांसी की सजा अदालत देगी, हमको मंजूर है, कोई हमारा उसका मतलब नहीं है। लेकिन 2 मुख्यमंत्री चले आते हैं वहां पर 50-50 लाख रुपया लेकर, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर एक तरन तारण का दलित किसान काटा जाता है, वहां 4 आना देने दोनों मुख्यमंत्री नहीं गए। ये है कांग्रेस का कल्चर, और कांग्रेस आज आईना दिखाती है दूसरे को। चलिए ठीक है। कांग्रेस के 2 लोग जो जमानत पर, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर घूम रहे हैं, उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए पूरे देश में घूमकर वो करने पे। ये जमानती है ये लोग, इन लोगों के पास कोई शर्म हया नाम की चीज नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, सत्येंद्र जी को सुन लेते हैं। सत्येंद्र जी, बुलडोजर की बात होती है, नहीं सृष्टि कश्यप, आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सृष्टि आपके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के चश्मे से नहीं देख सकते ना। जहां पर आपकी सरकार है वहां को भी इवैल्यूएट किया जाएगा, वहां को भी परखा जाएगा, कसौटी पर कसा जाएगा। सृष्टि आप चाहें कि उत्तर प्रदेश की बात हो तो ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस की जब बात होगी, समाजवादी पार्टी की देखिए बात होगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार की बात होगी। कांग्रेस की जब बात होगी तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां की भी बात होगी। छोड़िए सत्येंद्र जी, बुलडोजर की बात जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं तो अखिलेश यादव को क्यों प्रॉब्लम होती है? उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा नाम दे दिया। तो बुलडोजर तो कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम माफियाओं पर चलाते हैं, हम जो गैंगस्टर उन पे बुलडोजर, उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलता है। तो आम लोगों के लिए तो बुलडोजर है नहीं। तो फिर इस बुलडोजर से अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है, और क्यों उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम उन्होंने रखा है बाबा बुलडोजर? आप मेरी भी बात सुने, मैं आपकी बात समझ गया। जी सर। देखिए, इस सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी माफिया को हाथ लगा पाए। ये माफियाओं को अपने साथ घुमा सकते हैं, उन्हें संरक्षण दे सकते हैं, जेलों से, जिला जेलों से उन्हें रिहा करा सकते हैं, उन्हें जमानत से बाहर निकाल सकते हैं। ये दोगली सरकार है, डबल कैरेक्टर सरकार है, डबल लूट सरकार है, नाम बदलो सरकार है, ये खुदाई करो सरकार है, पैसा लूटो सरकार है, चंदा चोर सरकार है, अयोध्या में जालसाजी करके करोड़ों का घोटाला करने वाली सरकार है, प्लाटों में फ्रॉड करने वाली सरकार है। इस सरकार जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है, और जो नहीं करती है वो 100% करती है। ये सरकार एक फ्रॉड मोदी था, एक फ्रॉड मोदी जो विदेश भाग गया। इन्होंने कहा था धन वापस जाएंगे, लेकिन इन्होंने देश का धन फ्रॉड मोदी के बाहर भेज दिया। ये देखिए, बाबा जी साधु के भेष में उत्तर प्रदेश की जनता को सुबह से शाम तक डराने का काम कर रहे हैं, और मोदी जी भी लोगों को साइकिल पर बम खुलवा रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी ये काय भूल जा रहे हैं? कम से कम जिस तरह से प्रॉम्प्टर पे पढ़ते पढ़ते मोदी जी भूल जाते हैं, अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सुराई डेरा पे आ जाते हैं। इस तरह से गृह मंत्री जी 12वीं और इंटर का फर्क पूरे उत्तर प्रदेश को बता रहे हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी डबल कैरेक्टर है, और भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होने जा रहा है। यहाँ 5.5 मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा मुख्यमंत्री गृह मंत्री कार्यालय, तीसरा मुख्यमंत्री हमारे बाबा जी मुख्यमंत्री, चौथा मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, पांचवा मुख्यमंत्री हमारे स्कूल मंत्री, और 5.5वें मुख्यमंत्री। नहीं सत्येंद्र जी, 2.5, 3.5, 4.5 मुख्यमंत्री का जिक्र तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री तब होता था।
अरे तब भी ये होता था। मुख्यमंत्री आपने आपको बुलाता हूं। अरे आप मेरी बात सुने। नहीं, तब भी ये जिक्र होता था। अरविंद जयतिलक साहब, अरविंद जी, सृष्टि जी बाकियों को सुन लेते हैं। सृष्टि जी, अरविंद जयतिलक को सुन लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, किसी पार्टी से जुड़े नहीं है और बेबाकी से न्यूट्रल होकर के वो अपनी राय रख रहे हैं। अरविंद जयतिलक साहब, ब्रेक पर जाने से मैंने कहा जो ग्राउंड जीरो पर मसले हैं उनका जिक्र क्या राजनीतिक दल कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या वो सिर्फ मैनिफेस्टो में है? मैनिफेस्टो पढ़ करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है। मैनिफेस्टो पढ़ के देखिए कि अगले 5 साल में 22 से 27 तक उत्तर प्रदेश की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी, 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे मैनिफेस्टो तैयार हुए हैं। मेरा सवाल है ग्राउंड जीरो पर और जो लोगों से जुड़े हुए मसले हैं उनका जिक्र इन चुनाव प्रचारों में हो रहा है क्या? कुंदन जी, एक कहावत है कि झूठ की जुबान बुढ़ापे की जान की तरह होती है, कब निकल जाए पता ही नहीं चलता है। मैं कुछ गंभीर बात करने जा रहा हूं। सभी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 4 करोड़ देंगे। बिल्कुल स्वागत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके पास देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? मैं अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार का बजट देख रहा था, 5.5 लाख करोड़ का बजट है। उसमें 39.5% जो है पैसा, यानी 2,18,000 करोड़ केवल वेतन, भत्ते और पेंशन में चला जाता है जी। करीब जो है 40% पैसा मैं देख रहा था अनुदान में, सब्सिडी में, इसमें जो है जाता है, यानी 2,20,000 करोड़। राजस्व व्यय महज 11% है, सरकार ने कंट्रोल किया है तभी 60,000 करोड़ रुपया चला जाता है, और पूंजीगत व्यय में 21% यानी 1 लाख करोड़ रुपया। एक फूटी कौड़ी नहीं बचती है। अब ये सवाल उठता है कि आप दीजिए नौकरी, लेकिन रेवेन्यू का तो कम से कम व्हाइट पेपर लाइए, रोड मैप लाइए कि आप पैसे कहां से लाएंगे। पहली चीज, ये लोग बिजली भी मुफ्त दे रहे हैं, 300 यूनिट, कोई 400 यूनिट, कोई एकदम से हमेशा के लिए। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 83 लाख जो है बिजली के उपभोक्ता है, जिसमें 1 करोड़ 9 लाख आज तक से एक बार भी बिजली का बिल नहीं दिया है। 15% लाइन हानि जाती है, 1% का मतलब कि 400 करोड़ रुपया का नुकसान। दूसरी चीज, 90,000 करोड़ के ये घाटे में जो है विभाग चल रहा है। सवाल उठता है कि आप कैसे देंगे? क्या आप बिजली इस तरह से देंगे, 2-4 घंटे देंगे और फ्री में देंगे और पूरे प्रदेश को अंधेरे में रखेंगे? महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकार जो है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, अब जो है गरीबों को दे रही है राशन, ये वो फलान ढेकास, तो 2010 का हमें एक वाकया याद आता है। जब गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, शरद पवार जी कृषि मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप गोदामों के अनाज को क्यों नहीं बांट रहे हैं? तो शरद पवार जी ने कहा कि मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, तंत्र नहीं है, मैं बांटने में असमर्थ हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो बुलडोजर की बात, हाँ सतन जी, मैं बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कुंदन जी कि बुलडोजर की बात हो रही, कभी कभी जिसकी चर्चा हम लोग डिबेट में करते हैं उसको नकारात्मक वे में लिया जाता है, वही जनता के बीच इतना लोकप्रिय हो जाता है कि वह जो है उसका राजनीतिक लाभ भी मिलने लगता है। तो आम आदमी जो हाशिए के लोग हैं, मैं मानता हूं कि बुलडोजर में हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ पक्षपात हुआ, सत्येंद्र जी कह सकते हैं, मैं उससे इनकार भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता में यह गया है कि इस राज्य में जो है माफिया है, अपराधी है, उनके खिलाफ जो है योगी जी का संदेश साफ है। तो कम से कम जो कोई भी आप देने की बात कर रहे हैं, चाहे आप बिजली दीजिए, फ्री, बेरोजगारी को खत्म करिए, तो एक रोड मैप भी रखिए कि आपके पास संसाधन इतने कहां से आए। कुंदन जी। नहीं अरविंद जी, चूंकि मैं भी राजनीतिक शास्त्र का तो छात्र नहीं रहा हूं, अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूं, लेकिन मैं ये चीज जानना चाहता हूं, आपने जो कैलकुलेट करके हमारे दर्शकों को बता दिया, न्यूज इंडिया के दर्शकों को, कि भाई 5.5 लाख करोड़ का बजट है, लेकिन उसमें फूटी कौड़ी सरकार के पास नहीं बच रहा है। मेरा सवाल यह है कि ये सारी टेक्निकलिटीज जो है, क्या जनता जोड़ती है? क्या सारी जनता जो है वो अर्थशास्त्र का छात्र तो है नहीं, उसे सिर्फ यह पता है कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री देने वाले हैं अखिलेश यादव, फ्री सिंचाई के लिए बिजली देंगे योगी आदित्यनाथ, नौकरी देने जा रही है प्रियंका गांधी, तो उन्हें लगता है कि भाई चीजें बेहतर हो जाएंगी, इसी झांसे में पड़ जाती है जनता। कुंदन जी, देखिए अब प्रदेश की जनता जो है, मुझे लगता है कि देखिए, आप कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सत्ता में न रही हो। 2012 से लेकर 17 तक समाजवादी पार्टी थी, उसके पहले बसपा थी, उसके पहले भाजपा भी रह चुकी है, 89 से पहले कांग्रेस भी रह चुकी है। तो ऐसा नहीं कि कसौटी पर जनता परखी हुई नहीं है, जनता परख रही है और पहले भी परख चुकी है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के बहकावे में जनता न आकर के जो मूल मुद्दे हैं, जो सुरक्षा का मुद्दा है, जो आतंकवाद का मुद्दा है, जो सामाजिक सरोकार जैसे बिजली है, स्वास्थ्य है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये बहकावे में आने वाली नहीं है। अगर बहकावे में आने को होता तो इस देश में जो है कब तक का गुलाबी जो है
तस्वीर बदल गया होता और लोग जो 30%, 27% जो गरीबी रेखा के नीचे है, उनकी सेहत और सूरत बदल गई होती। तो ये जनता अच्छी तरह से जानती है। ठीक है। और मुझे लगता है कि इसी मसले पर जो है इस बार भी वोट करेगी। शाही साहब, आपने पिछले चुनाव में फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, बांदा, पीलीभीत में क्लीन स्वीप कर दिया था। इस बार भी ऐसा लग रहा है क्या? और लग रहा है तो किस आधार पर लग रहा है शाही साहब? कुंदन जी देखिए, हमने जो है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा जो हमने दिया है, वो जनता ने हमारे साथ उसका साथ दिया है। और हमने लोक कल्याण के जो भी वादे किए उसको हमने पूरा किया। हमने कोई वादा ऐसा नहीं है कि जो लोक कल्याण का हो उसको हमने पूरा न किया हो। जनता के लिए जनता का काम और जनता को उसका समर्पण हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरीके से हम कोरोना काल में उनके साथ खड़े रहे। अभी मैं 2 सवाल मैंने पूछा, जवाब कहीं से नहीं मिला। रायबरेली कितनी बार सोनिया जी गई कोरोना काल में? आजमगढ़ कितनी बार गए अखिलेश यादव जी? नहीं गए। लेकिन ये कर्मयोगी आदित्यनाथ जी हर जिले में 3-3 बार दौरा किए हैं और लोगों के पास जाकर उन्होंने पूछा है कि तुम्हारे पास अनाज है कि नहीं है, दवाई है कि नहीं है, तुम अस्पताल गए कि नहीं गए, टीम आई कि नहीं आई। ये सब जगह से लोगों की फीडबैक लिया माननीय मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने, और हमने उतना डिलीवर किया है। आज पूरे देश में पहले यहाँ पर, अब आज हम मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस दिन चुनाव जीते थे उस दिन थाने फूके गए थे। तो इतना फर्क हम लोगों ने किया है कि हम मिसाइल की बात करते हैं कि मिसाइल बनाएंगे, ये कट्टा बनाते थे। आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की हमारी सृष्टि जी है, इनको बीच में वो हो जाता है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस ने कोई भी वादा किया, कांग्रेस ने अगर राजस्थान में सरकार की चाहे यहाँ थी, इनको छोड़ दीजिए, विकास किया है भाई फिर कूद गई। इनको यहाँ छोड़ दीजिए कुंदन जी। तो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। न सपा ने बनाई है, न बसपा ने बनाई है। कांग्रेस की बात कर रही है। ये रोते रहिए, जितना रो सकते उतना रोइए, कांग्रेस पुराण रोइए। 2% से ऊपर वोट नहीं मिलने वाला सृष्टि जी। अपनी आप लोगों को अपने झांकना पड़ेगा अपने कॉलर में कि आपको 2% से ऊपर आईना देखिए। 2% से ऊपर वोट नहीं मिलेगा। 6% का वोट खत्म। ये प्रियंका गांधी नेशनलाइजेशन भी हमने करवाया है। सृष्टि, तो थोड़ा 70 साल का रोना बंद करिए। सृष्टि, 20 लाख लोगों को नौकरी देने का जब आप बात करती हैं, कांग्रेस बात करती है, तो ये बताना पड़ेगा ना, राजस्थान में आप बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हैं? वहां पर रोजगार दे दीजिए, भत्ता किसी को नहीं चाहिए। तो भाई विजन तो देखने, देश के किसी भी कोने पे डिस्कस नहीं करूंगी जब तक कि आपका टैगलाइन बोलेगा यूपी पे चुनाव होगा, यूपी के रण में कौन मारेगा। सृष्टि, सृष्टि, कांग्रेस क्या सिर्फ यूपी में है? सृष्टि, क्या कांग्रेस सिर्फ यूपी में है? सृष्टि, क्या देश में कांग्रेस नहीं है? क्या राष्ट्रीय दल कांग्रेस नहीं है? सृष्टि, क्या कांग्रेस क्या प्रादेशिक पार्टी है? सृष्टि, क्या प्रादेशिक पार्टी है? नहीं, रंग दिखाने की बात नहीं है। आप 40% महिलाओं को टिकट यहाँ देती हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में क्यों नहीं देती? लड़कियों लड़ सकती है, पंजाब में नारा क्यों नहीं? अलवर में विक्षिप्त बच्ची के साथ रेप हुआ, वहां पर से सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? वहां पर प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। सृष्टि, सत्येंद्र यादव इस फेज में कई ऐसे जिले हैं, 4th फेज में, जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। इस बार समाजवादी पार्टी का क्या मुद्दे हैं वो तो हम देख रहे हैं। बाबा बुलडोजर आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ठीक है, इस तरह की उपाधि दूसरी तरफ से भी दी जाती है, तो कोई बात नहीं है। सत्येंद्र यादव जी, मैं जानना चाहता हूं कितनी सीटें जीतेंगे इस बार? 4th फेज में कितनी सीटें जीतेंगे? आपकी बात देखिए, मैं आपकी बात समझ गया। हेलो जी, सत्येंद्र जी कहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता डिबेट छोड़कर भाग गई। समझ गया, आपने 10 बार रिपीट किया कि अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बात भी नहीं बताया कि प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, और गृहमंत्री। नहीं, सत्येंद्र यादव साहब, विपक्ष को ये दिक्कत है। सत्येंद्र यादव साहब, पहला सवाल मैंने आतंकवाद के मसले पर लिया। प्रधानमंत्री ने जो कहा, सुनिए ना सर, सुनिए ना, विपक्ष दरअसल सुनता नहीं है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि सारे लोग जो है सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं। सुनिए ना
सत्येंद्र यादव साहब, पहला सवाल मैंने क्या लिया, यूट्यूब लिंक देखिएगा, और पहला सवाल मैंने लिया कि आतंकवाद के मसले पर बीजेपी को लगता, आतंकवाद के मसले पर पहला सवाल मैंने लिया, साइकिल बम पर पहला सवाल मैंने लिया, तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उस पर मैंने सवाल लिया। अब आपके जो राष्ट्रीय नेता कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, उस पर सवाल ले रहा हूं मैं। देखिए, सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा जी, जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं जी, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट इन्होंने जिस तरह से बुलडोजर को लोकप्रिय बताया है, तो सबसे पहले मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि ये बुलडोजर को लोकप्रिय बताना, इससे साफ साफ लोग देख सकते हैं कि किस तरह से सत्ता की, सरकार की या मुख्यमंत्री जी की या बुलडोजर को लेकर सरकार की कैसे चापलूसी कर रहे हैं। सरकार की चापलूसी न करके इनको ये बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त किस चीज की जरूरत है। बुलडोजर के नाम पे लोगों को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो राशन पे लोगों को लाभ दिया है, ये कह रहे हैं भाजपा का पक्ष लेना, वो निष्पक्ष बात करते हैं, चाहे जिस चैनल पर जाए, इनके लिए ये पूरा है कि ये अरविंद जी निष्पक्ष बात करते हैं। ये दिक्कत है, उनको बताइए भाई, जो विपक्ष के खिलाफ कुछ बोले और सत्ता पक्ष के लिए दो शब्द अगर बोल दे, अच्छी नीतियों को अच्छा कह दे, तो फिर बाइस्ड हो जाते हैं लोग। कांग्रेस के शशि कश्यप जो प्रवक्ता हैं, वो अब इस डिबेट में नहीं है, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सिर्फ इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि उनसे राजस्थान को लेकर के सवाल पूछ दिया गया, उनसे पंजाब को लेकर के सवाल पूछ दिया गया। तो जब आप ये कहते हैं कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो क्या प्लानिंग है, ये तो जनता जानना चाहती है ना। जनता भी जानेगी कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर क्या सारे बेरोजगारों को नौकरी मिल गई, क्या कोई सरकारी पद खाली नहीं है। तो ये सवाल लिया तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने डिबेट को छोड़ दिया, उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से डिबेट हो गई क्या अरविंद जयतिलक साहब? जब सवाल आप पूछिए सत्ता पक्ष से या विपक्ष से, तो ये तो हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्म है, और इन सवालों के जवाब जानना चाहती है जनता। तो फिर इतना गुस्सा क्यों अरविंद जयतिलक? जी कुंदन जी, देखिए सत्येंद्र भाई बिला वजह नाराज हो रहे हैं। मैं उनको बता दूं, अभी 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव जी का जन्मदिन था, और मुझे लगता है कि मेरे अलावा पूरे देश में कोई भी उनकी उपलब्धियों का तमाम अखबारों में बखान नहीं किया था, मैंने जबकि किया था। अभी कल ही जो आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि, सामाजिक वैचारिक स्तर पर वो जुड़े थे, उनके बारे में भी मैंने लिखा। तो मुझे किसी खूंटे में बात करके उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा, बल्कि उनके ऊपर ही सवाल उठेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई सवाल पूछना पत्रकारों का हक है, और मुझे लगता है कि एक जो धीर गंभीर प्रवक्ता होता है उसको जो है हंसते हुए स्वीकारता है और उसका जो है सटीक और तार्किक जवाब देता है। लेकिन अगर आप जो है उसके उल्टे सीधे जवाब देकर के बचाव की मुद्रा में आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से माना जाएगा कि आप जो है कहीं ना कहीं बैक फुट पर जाते नजर आ रहे हैं, और जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर आपके पास कोई जवाब नहीं है। जी कुंदन जी। शुक्रिया अरविंद जयतिलक। सत्येंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया आप न्यूज इंडिया के इस डिबेट शो में जुड़ने के लिए। शशि कश्यप का भी शुक्रिया, वो डिबेट के बड़े हिस्से में हमारे साथ बनी रही, सवालों के जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कुछ सवालों से वो भागती नजर आई और उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक वो बात करना चाहती थी, इसलिए सवाल उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक जब नहीं पूछा गया उनसे, तो उन्होंने डिबेट शो को अलविदा कह दिया। अश्विनी शाही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, पंजाब से जुड़ी हुई है, बठिंडा से इस वक्त की बड़ी खबर है। बठिंडा में सरेआम लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। हमारी मजबूरी है, खालिस्तान जरूरी है के नारे लगे। घोड़े वाले चौक से किला मुबारक तक रोष मार्च निकाला गया। हमारी मजबूरी है, खालिस्तान जरूरी है के नारे लगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, खालिस्तान को लेकर कि खालिस्तान समर्थकों को लेकर के पंजाब में सियासत होती रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि घोड़े वाले चौक से लेकर किला मुबारक तक रोष मार्च निकाला है कुछ लोगों ने, और खालिस्तान के समर्थक में यहां पर नारेबाजी हुई है। सत्येंद्र सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए बठिंडा से फोन लाइन पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, बताइए किस तरह की नारेबाजी यहां पर हुई है? मैं सत्येंद्र बठिंडा से बात कर रहा हूं।
यहाँ पे घोड़े वाले चौक पे इस समय सरेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उसमें बोला गया है कि हमारी ये मजबूरी है, खालिस्तान जरूरी है, जिसमें करीबन 200 से 250 की संख्या में लोग मौजूद थे और उनके हाथों में खालिस्तान जिंदाबाद के पीले कलर के झंडे भी थे और साथ में दीप सिद्धू के नाम पे ये नारे लगाए गए कि इस समय इलेक्शन के टाइम पे दीप सिद्धू की हत्या की गई है। उसमें उनके द्वारा ये मांग भी की गई है कि इसकी जो जांच है या तो किसी सिख जज से करवाई जाए या कोई सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर से इसकी जांच करवाई जाए। सत्येंद्र, ये कौन से लोग थे जिन्होंने ये नारेबाजी की, जल्दी से बता दीजिए। ये कोई अननोन लोग, बाहर से आए हुए लोग थे, लोकल भटिंडा से कुछ लोग हो सकते हैं, जिन्होंने घोड़े वाले चौक से लेके किला मुबारक तक ये रोष मार्च निकाला है, जिसमें लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, शुक्रिया सत्येंद्र इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।